कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बीपीएससी एईडीओ के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए स्पेशल जो है यहाँ पे क्लासेज लॉन्च किया हुआ है। और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम के दिनों में टेस्ट सीरीज लगाना होगा, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज सुबह जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें देखिए ये टेस्ट सीरीज का खासियत ये है कि आपका मैथ है, आपका जीके है, आपका हिंदी है, आपका रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है। ये जो आपके 3 पेपर होने वाले हैं, ये तीनों पेपर के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको इन सभी सब्जेक्ट में बेहतर करना पड़ेगा, खास करके मैथ, जीके, रीजनिंग। यहाँ पे तो क्वालिफाई करना है हिंदी और इंग्लिश में, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, पर इसके भी क्वेश्चन हैं। तो सिलेक्शन यहीं से होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि 14 मार्च बहुत कम, 14 अप्रैल बहुत कम समय अब बच चुका है। 14 और 15 2 दिन में एक जो है व्यक्ति का पेपर होगा। एक दिन हिंदी और इंग्लिश का होगा, अगले दिन जीके और मैथ का होगा, ठीक है। जीके और मैथ रीजनिंग का 2 पेपर एक दिन होगा, एक पेपर एक दिन होगा। तो एक व्यक्ति का 2 दिन में पेपर होगा, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। 14 15 हमारा टारगेट है। मान के चलो कि अब जो है 10 से 12 दिन का समय है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और एक बार क्लास को शेयर भी लगा दें ताकि हर एक मेरे दोस्त के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 1। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों के सामने कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का जो है विचार महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 1900 जो है 37, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न आप लोग खुद से टेस्ट के तौर पे बताते रहें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जुई आर को 100% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 2030 तक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप बताते चलो। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में शिक्षा देना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सीखने का सीखने का प्रतिफल का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? सीखने का प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर छात्रों की दक्षताओं को सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। छात्रों की दक्षताओं को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिहार के किस जिले में हाल ही में
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार के किस जिले में हाल ही में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन जो है किया गया? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है दरभंगा में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस संस्थान से नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो आपको याद रखना है जगदीशपुर से। जगदीशपुर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहार का चंपारण क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध था? विश्व का चंपारण क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नील, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 40% 160 हो तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित का प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। बताएंगे सभी लोग। आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कोई संख्या है, हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x, इसका जो है 40% हमें निकालना है, तो परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होता है, बटा में 100। ये अगर आप निकालोगे किसी संख्या का 40% तो ये आपको मिलेगा 160। तो हमने 160 रख दिया, ये 40 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 मर्द में, अर्थात x का वैल्यू ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 400। इसका कह रहा है इसका 1/2, तो इसका 1/2 हिस्सा अर्थात 1/2 से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। 200 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। श्रृंखला को पूरा करें। जो आपके सामने श्रृंखला दी गई है, इसको क्या करना है, पूरा करना है। बताएंगे कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या होने वाला है। रीजनिंग का प्रश्न है और आपको मैंने बार बार बताया है कि आपको वर्ग, घन, कम से कम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को याद कर लेना है, ठीक है। तो जाके बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में और बहुत कम समय। जैसे 1 लिखा है तो 1 जो है 1 का वर्ग है, 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के बाद से क्या आएगा 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। 36 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 70 वर्ष होगा। पुरुष की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप समझो कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 3 गुनी है, अर्थात अगर आप देखोगे पुत्र और ये हो जाएगा पिता,
पुत्र 1 वर्ष का है तो इसका पिता जो है इससे 3 गुना अधिक है, तो 3x हो जाएगा। कह रहा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष बाद अगर आप समझोगे तो x इस समय कितने वर्ष का है, पुत्र कितने वर्ष का है, x वर्ष का, तो ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5। योग कह रहा है तो योग मतलब हो जाएगा जोड़। ये 3 वर्ष के हैं, इसके 3x के वर्ष के हैं पिता, तो 5 वर्ष बाद 3x + 5 हो जाएगा। और टोटल मिला के कितने के हैं दोनों का योग कितना है, पुत्र और पिता का 70 वर्ष। तो यहाँ से 3 और 1 4x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 70 और 5 5 10 इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा घट के 60। 4 के पहाड़े में कितना वर्ष में जाएगा, 15 चौके 60। तो 15 से आप कर लो किसका निकलना है, वर्तमान में पुत्र का उम्र यहाँ पे पता चल गया, x का वैल्यू 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर बताने हैं आपको, कांच में, पानी में, निर्वात में, हवा में। बार बार मैंने बताया है कि कांच का जो है यहाँ पे गति सबसे कहाँ होता है, निर्वात में। प्रकाश की गति कहाँ होती है, निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में हड्डियों की जो है कुल संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको पेपर ऐसा ही आने वाला है, अभी आपको देखने को मिलेगा। हिंदी के भी प्रश्न, इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न आएंगे, मैथ रीजनिंग भी आएंगे, तो क्लास में बने रहो। सिलेक्शन वाला वही व्यक्ति होता है जो पूरे के पूरे क्लास को देख के जाता है, ठीक है। और ये क्लासेस सुबह और शाम आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, ठीक है। तो 206 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे जो है समृद्ध स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी संतरा या आंवला, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। सबसे जो है अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का जो है सर्वोच्च अधिकार कौन होता है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे DEO, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, DEO। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिएगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक जो है प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्कूल प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्यों का जो है महिलाओं का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि महिलाओं को 50% जो है रहना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट उत्तर है।
सर्व शिक्षा अभियान का विलय अब किस नई योजना में कर दिया गया है? सर्व शिक्षा अभियान का विलय अब किस वर्ष किस नई योजना में कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समग्र शिक्षा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहार में मध्यम योजना का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 100 रुपये में 10 आम खरीदे और उन्हें 12 रुपये प्रति आम के दर से बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़े से अगर आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो ये भी प्रश्न आपके लिए जो है भारी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और राइट उत्तर के साथ जाइए। इसने कहा है कि 100 रुपया है और 10 आम खरीदा गया, तो 100 रुपया में 10 आम अर्थात 100 में 10 से भाग दे दो। एक आम का कीमत कितना रुपया है? एक आम का जो है दाम यहाँ पे 10 रुपया है। समझ में आ गया आपको? एक आम का दाम 10 रुपये। इसने कहा कि 12 रुपये में बेचना है। भाई साहब, हमने जो है खरीदा हुआ है 10 रुपये में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस आम को, एक आम को कितना में बेच रहे हैं? 12 रुपये में। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि हमें जो है, आपको सीधा सीधी दिखेगा कि 10 से 12 हो रहा है, हमें हो जाएगा लाभ। हमें जो हो जाएगा लाभ कितने का होगा? 2 रुपये का लाभ। कितने पे? 10 पे, गुणे 100। ये एक जीरो से एक जीरो, 10 गुना का 20% का लाभ जो है हमें हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमें बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 तो x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको? बताएंगे सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 22 समझिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 11। तो आप क्या करो, यहाँ से आप x का वैल्यू पहले निकालो, तो 2x और ये हो जाएगा 11 माइनस का 3, ये प्लस का 3 इधर आया माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 8। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। हमसे क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू 4 है ना, 4 का स्क्वायर करो प्लस 1, 4 का होता है 16 और प्लस का 1, 16 1 17 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लगता है? रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, 3 दूना का 6, 6 दूने के 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48, 48 दूना का 48 में 2 से गुणा कर लो, कितना होता है? 48 दूना 96। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि विषम संख्या युग्म को चुने, विषम संख्या युग्म को चुने। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 24, क्या लगता है आपको? विषम चुनना है, अर्थात आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए
कि जो 4 ऑप्शन हमारा है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। अगर आप सिंपल तरीके से देखोगे तो 4 के पहाड़े में 16 आ जाएगा, यानी कि 4 से 16 में भाग लग जाएगा, 5 से 25 में लग जाएगा, ठीक है जी। 6 से 36 में लग जाएगा, पर 7 से 50 में भाग लगता है, नहीं लगता है भाई साहब। या आप वर्ग वाला भी लॉजिक लगाओगे तो ही यही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 15, 20, 25 का जो है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो पढ़े हो वही लॉजिक लगाओगे, आ जाएगा आपका 15, 20 और 25 का 20 है ना, कर लो आप 5 के पहाड़ में, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, गुणा कर लो, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 15 में अब 20 से गुणा करना है, 15 में 20 से कितना हो जाएगा, 15 दहा का 150, 300। ऑप्शन नंबर बी आपके क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ये पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 100%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल सामान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, 22 भाषाओं को जो है यहाँ पे दिया गया है मान्यता। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे हैं रॉबर्ट हुक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है रोहतास, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिए यहाँ पे इस्पात आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस्पात ऑप्शन में नहीं रहेगा तब निर्वात लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए हिंदी का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप फंसोगे। और बिल्कुल इस तरीके से ही हमारा क्लास चल रहा है, तो बिल्कुल आप डेली हमारे चैनल से जुड़िए। पवन का संधि विच्छेद करोगे तो आपको वह बनाना है, तो पो प्लस अन होता है। पवन में क्या होगा, पो प्लस अन, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर,
तो लंबोदर किसको बोला जाता है? लंबा है ओदर जिसका, अर्थात गणेश जी को। लंबा है ओदर जिसका, अर्थात किनका लंबा ओदर होता है? गणेश जी का। और गणेश जी बोला जा रहा है लंबोदर, अर्थात गणेश जी, तो बहुब्रीहि समास। बोलो कुछ और, समझो कुछ और, तो इसका मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33, तो जिनने बताया है जंगम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आशीर्वाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आशीर्वाद जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, वह बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 37, 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि पीतल जो होता है ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2005 में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे जो है गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रशांत महासागर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, ये तो रिपीटेड हो गया है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगी? देखिए, क्षेत्रमिति के फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे हमें दिया गया है 154, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू नहीं पता है, हमें निकालना है। तो 22 के पहाड़े में ये आता है कितने मर्त में? 4 मर्त में, 2 मर्त, कितना कितना आ रहा है जी? यहाँ पे 4 लाना है ना, 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 आ रहा है ना, 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, 7 मर्त में आ रहा है। आप तिरछा तिरछी गुणा कर लो, ये हो जाएगा 49 और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा आर, अर्थात आर का वैल्यू 7। हमसे पूछा गया है जो है परिधि, तो वृत्त की परिधि आप लोगों को क्या मालूम है? 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आपका कितना है? 7। 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होने वाला है? बताएंगे, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो औसत होता है, औसत, ठीक है, औसत में क्या होता है आपको ध्यान देना होता है कि जब भी औसत आपके सामने आएगा तो अगर इसमें कहा जाएगा कि गुणा करना है, प्रत्येक में गुणा करना है,
या प्रत्येक में जोड़ना है तो जोड़ने को कहेगा तो डायरेक्ट आपको औसत में जोड़ देना है, गुणा करने को कहेगा तो डायरेक्ट औसत में गुणा करना है, अगर घटाने को कहेगा तो डायरेक्ट औसत में से घटाना है। इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, अर्थात जो औसत आपका है उसमें आपको 3 से गुणा कर देना है। बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 20% की छूट पर 800 रुपया में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जैसे समझने की कोशिश करोगे आप लोग तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेरे पास 100 रुपया का कोई सामान है और मैंने 20% का छूट दिया किसी को बेचते समय, तो हम उस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 80 रुपये में। 100 का सामान 80 रुपये में बेच रहे हैं, अर्थात हम देख रहे हो 20% की छूट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अंकित मूल्य तो हमारा 100 रुपया था, यानी कि प्राइस 100 रुपया था, उसको बेचे हैं 80 में। तो हमसे पूछ रहा है 100 वाला वैल्यू निकाल दो, तो 100 वाला निकालना है, यानी 100 बट्टे में कर दो 80, 80 की पहाड़े में एक मर्त में, यानी कि 10 से गुणा कर दो 100 में, 1000 जो है आपका बिल्कुल